हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं फ्लेवियस रेमंड आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बेटा? आज हम लोग फेडरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि इस चैप्टर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आप लोगों के लिए, पहले हम लोग एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया बिकेम अ नेशन ऑन 1 जनवरी 1901। ऑस्ट्रेलिया जो था वो एक नेशन बना, कब बना? 1 जनवरी 1901 में बना। कब? जब व्हेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास लेजिस्लेशन एनेबलिंग द 6 ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज टू कलेक्टिवली गवर्न देयर ओन राइट्स एज कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कब? जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया जहां पर 6 ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज को बोला गया कि आप अपने खुद के राइट्स के लिए अपने आप को कलेक्टिव एक साथ मिलकर गवर्न करिए। दिस वॉज रिमार्केबली पॉलिटिकल अकम्पलिशमेंट, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। दैट हैड टेकन मेनी ईयर्स, जिसमें काफी साल लगे, एंड सेवरल रेफर एंड टू अचीव, और काफी ज्यादा टाइम लगा। फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब हमें ये जो हमने पूरा पढ़ा, हमें ये बताना है कि इससे ऑस्ट्रेलिया किसका एग्जाम्पल है। आपके पास ऑप्शन है यूनाइटेड डेमोक्रेसी, यूनिटरी गवर्नमेंट, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो बेटा पहला इसका एग्जाम्पल पहला तो नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड देखिए, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या था? यूनिटरी गवर्नमेंट ये था कि एक ही पावर होगी। ठीक है, और वो क्या करेगी? छोटी छोटी कॉलोनीज को क्या करेगी? छोटी छोटी कॉलोनीज के लिए ऑर्डर बनाएगा, और वही सब कुछ, वही लॉज उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट का तो एग्जाम्पल नहीं है। सेकंड देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या डिफरेंस था? कमिंग टुगेदर फेडरेशन में था कि छोटी छोटी स्टेट्स क्या करेंगी? एक साथ आएंगी और एक अपने आप को एक कंप्लीट नेशन बनाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने देखा था उसका यूएस से। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या था? एक बहुत बड़ा नेशन होगा जो कि क्या करेगा? अपनी पावर्स को सब में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर इस पूरे इसको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि 6 छोटी छोटी ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज थी जिन्होंने कलेक्टिवली एक साथ एक दूसरे को, ठीक है, कलेक्टिवली, ठीक है, गवर्न किया। क्यों? फॉर देयर ओन राइट्स। कलेक्टिवली एक साथ आकर 6 ऑस्ट्रेलियन 6 ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज एक साथ आकर क्या करने लगी? अपने आप को गवर्न करने लगी अपने इंटरेस्ट के लिए। दैट मीन्स इसका एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, How many languages are recognized as scheduled language by the Indian Constitution? भारतीय संविधान में कितनी लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेजेस कहा गया है, किसको अधिकार दिया गया है? तो 20, 21, 22 या 24। तो हमने क्या जाना था? हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड 21 अदर लैंग्वेजेस, यानी टोटल कितनी हो गई बेटा? टोटल हो गई 22 लैंग्वेजेस जिनको क्या दिया गया है? शेड्यूल लैंग्वेजेस का राइट रिकॉग्निशन दिया गया है। किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द फॉलोइंग कैरिकेचर इलस्ट्रेट? आपके सामने एक इमेज है, आपको बताना है कि इमेज क्या दर्शाती है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, सेंटर ट्राइज टू कंट्रोल एंड अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट, यानी सेंट्रल क्या कर रही है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है और अंडरमाइन कर रही है पावर्स, जो छोटी छोटी जो स्टेट्स है उनकी पावर्स को। दूसरा ऑप्शन क्या है? द टॉप लीडर डिस्ट्रीब्यूट पावर टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, यानी जो टॉप लीडर्स है वो क्या कर रहे हैं? पावर्स को, स्टेट्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। थर्ड क्या है? पावर इन अ डेमोक्रेसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है? पहले आओ और पहले पाओ वाला। ठीक है, यानी आप जो पहले आएगा उसको पहले मिल जाएगा। और फोर्थ क्या है? नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप देखेंगे बेटा, ये सेंटर, और अगर आप इनको पहचानते हैं, ठीक है, तो ये है हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है, फॉर्मर हमारी प्राइम मिनिस्टर है ये। ठीक है, तो अगर यहां देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, और यहां पर इनके साथ है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? यहां पर जो स्टेट्स हैं उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, पावर्स लिखा है इसमें, पावर्स। ठीक है, तो दैट मींस क्या है कि जो टॉप लीडर्स है क्या कर रहे हैं बेटा? ये पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, यानी जो बाकी स्टेट्स हैं, छोटी छोटी स्टेट्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है? पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द फॉलोइंग कैरिकेचर इलस्ट्रेट? एक और इमेज है हमारे पास। ठीक है, अब ये इमेज क्या बताती है? पहले आपको इमेज देखना है, उसके बाद ऑप्शन देखिए।
यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कोएलिशन लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं जो भी भाई साहब है इनका मुंह बना हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स ही इज सैड, या तो मतलब ये परेशान है, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। और देखिए इसके बारे में हम क्या पहचान सकते हैं, इरेगुलरिटीज ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी ये कोएलिशन गवर्नमेंट की इरेगुलरिटीज दर्शा रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। या फिर कोऑपरेटिव नेचर ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव नेचर दिखा रहा है कि कितने अच्छे हैं, यानी जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो कितनी कोऑपरेटिव होती है। तो इनके चेहरे से देखकर तो नहीं लग रहा कि ये कोऑपरेटिव होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हमारा कट जाता है, बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता क्योंकि बी कट गया। डी देखिए, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द पार्टनर विद द लीडर ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी पार्टनर का डिससैटिस्फैक्शन, असहमत होना, किससे? कोएलिशन गवर्नमेंट से। तो ये बेटा वही चीज दर्शा रहा है कि आप देखें ना, कोएलिशन गवर्नमेंट अब मजबूरी है कि कोएलिशन गवर्नमेंट चल रहा है। अब कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या है कि आपको सबकी सहमति लेनी पड़ेगी, आपके साथ जो भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, आपको उनकी सहमति लेकर काम करना पड़ेगा। अगर आपने उनकी सहमति नहीं ली तो वो आपसे क्या कर देंगे? टाटा बाय बाय कर देंगे, तो आपकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल में करते हैं ना, एक अकेला लड़का तो बड़ी कम हिम्मत दिखाता, लेकिन जब बहुत सारे लड़के एक साथ खड़े हो जाते हैं तो देखते कौन मार सकता है हमें, ठीक है। तो वो एक सपोर्ट होता है। लेकिन अगर आपने किसी की हेल्प करी, अगर कोई आपकी लड़ाई में आया है तो आपको भी उसकी लड़ाई में जाना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन है कि यार बताओ, मेरी तो बड़ी काम की लड़ाई थी, मेरी तो बंदी वाली लड़ाई थी, इसकी तो बिना बंदी के लड़ाई हो रही है ना। तो ये क्या है? डिससैटिस्फैक्शन है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा जो है बेटा वो करेक्ट है इसमें। इसमें क्या दिख रहा है? डिससैटिस्फैक्शन दिख रहा है किसका? पार्टनर का, विद द लीडर ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट, जो कोएलिशन गवर्नमेंट के लीडर है उनके साथ। नेक्स्ट देखिए, द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द शेयरिंग ऑफ पावर। पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकता? चेंज नहीं कर सकता शेयरिंग ऑफ पावर, पावर को शेयर करना बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन, ठीक है। यानी पावर की जो शेयरिंग है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको पार्लियामेंट खुद नहीं बदल सकता। इसके लिए क्या चाहिए? एनी चेंज हैज टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। और अगर ऐसा कोई बदलाव करना है तो क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा, उसमें 2/3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। विच फीचर ऑफ द फेडरलिज्म डज द अबव स्टेटमेंट एडर हियर। अब इनमें से कौन सा फीचर जो है जो फेडरलिज्म का है वो यहां पर वो हमें दिख रहा है? देखिए ऑप्शन देखिए, डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिडिक्शन, यानी जो डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है उनके अपने जुरिडिक्शन है इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये है? नहीं, यहां तो ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जी हां, ठीक है, यानी ये एक फीचर है फेडरलिज्म का कि अगर आपको फंडामेंटल प्रोविजन में कोई भी बदलाव करना है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव करना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको कंसेंट चाहिए, आपको अनुमति चाहिए ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको दोनों लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। जब मेजॉरिटी होगी तभी जाकर आप कोई बदलाव कर सकते हैं, वरना आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो इसमें यही चीज तो है, यही चीज तो दिया है इसमें, ठीक है। तो थर्ड वैसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर मिल गया, फिर भी देख लेते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज द फाइनल अथॉरिटी टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, इसमें लिखा कि यूनियन गवर्नमेंट के पास फाइनल अथॉरिटी होती है डिस्प्यूट सेटल करने की। नहीं होती बेटा। किसके पास होती है पावर? जुडिशरी के पास होती है, ठीक है। और फोर्थ क्या है? द जुरिडिक्शन ऑफ द टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ये भी सही है कि जो टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, उनकी वो सारे जुरिडिक्शंस कहां पर है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वैसे हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी जो है बेटा वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आजकल मेरी जो जबान है ना वो ज्यादा लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्यों लड़खड़ा रही है। तेरी मान जा यार, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब देखिए, इस तरीके का ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इस तरीके का ज्यादातर एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, ठीक है।
वो मैंने जो बताया उसमें भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसमें पूछी जा सकती है। अब आपको मैच करना है कॉलम ए एंड कॉलम बी। देखिए कॉलम बी में आपको लिस्ट दे रखी है, कॉलम ए में आपको वो काम दे रखा है जो कि कॉलम बी की जो लिस्ट में मेंशन होता है। ठीक है, तो आइए हम इनको ज्वाइंट करते हैं। मान लीजिए मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं पता ये कौन सी लिस्ट में आता है, तो दूसरे पर आइए पुलिस। अब हम ये जानते हैं कि बेटा पुलिस किसके हाथ में होती है, स्टेट के हाथ में होती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सारी पुलिस किसके हाथ में होती है, स्टेट के हाथ में होती है। दिल्ली पुलिस नहीं होती, दिल्ली पुलिस सेंटर के हाथ में होती है, माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, महाराष्ट्र पुलिस हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब स्टेट के हाथ में होती है। एजुकेशन, अब एजुकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो स्टेट के लिए हो चाहे वो नेशन के लिए हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी सीबीएसई के एग्जाम्स चल रहे हैं, जितने भी भारत में जितने भी सीबीएसई के एस्पिरेंट होंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, सभी पेपर दे रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है किसी स्टेट ने बोल दिया होगा हम तो पेपर 2 महीने बाद कराएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता जी। ठीक है, तो ये एजुकेशन क्या है, एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आएगा बेटा, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। ठीक है, इसमें आएगा कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। फिर देखिए बेटा डिफेंस, डिफेंस क्या है, डिफेंस किसके हाथ में होता है बेटा, डिफेंस नेशन के हाथ में होता है। ठीक है, सेंटर के हाथ में होता है। कहीं लड़ाई हो गई या बॉर्डर पे कोई जंग छिड़ गई तो स्टेट वाले थोड़ी फैसला करेंगे, कौन फैसला करेगा, नेशन स्टेट सॉरी सेंटर फैसला करता है इसमें कि क्या करना है। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक रेसिड्यूरी लिस्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक रेसिड्यूरी लिस्ट है जो कि इसमें सेंटर के पास मेन पावर्स होती है। यहां पर सेंटर के पास पावर होती है लॉज बनाने की। ठीक है, किसके पास पावर होती है, सेंटर के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है पावर, जैसे जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी जो पावर्स होती हैं। ठीक है, इसमें लॉस कौन बनाता है, ठीक है, वैसे तो सेंटर बनाती है, लेकिन ये कौन सी लिस्ट में आता है, ये रेसिड्यूरी लिस्ट में आता है। तो देखिए मैच करिए, हमारे यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं हमें चारों, इसमें से हमें मैच करना है। 1 का क्या है 4, ठीक है, सेकंड का क्या है 3, ओके, सेकंड का 3 है और कहीं है नहीं है। एजुकेशन का क्या है, एजुकेशन का 1 है, ठीक है, और डिफेंस का क्या है 2। तो ऑप्शन ए बेटा हमारा यहां पर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके का सवाल आपके लिए आ सकता है लिस्ट से रिलेटेड, तो आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम लोग। राइट 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जी हाँ, ठीक है, फेडरलिज्म के लिए क्या चीजें जरूरी है, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर। अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करेगी, सेम सिटीजन को गवर्न करेगी। ठीक है, लेकिन उनका ज्यूरिडिक्शन अलग अलग होगा। ठीक है भाई, हम सब भारतीय नागरिक हैं, वी ऑल आर इंडियंस। ठीक है, वो कहते हैं ना प्लेज सुबह सुबह लेते हैं, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर एक्सेप्ट नेहा। ठीक है, या एक्सेप्ट रश्मि या एक्सेप्ट खुशबू, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। ठीक है, या जो भी आपको नाम ले, जो भी आप नाम लेते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, यानी हम सब भारतीय नागरिक हैं और हम सब स्टेट्स में रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, लेकिन क्या है वो उसका मेन, लेकिन फिर भी हमको क्या किया जाता है, हमको एक ही हम उत्तर प्रदेश ज्यूरिडिक्शन में उत्तर प्रदेश के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक मैटर होता है हम उसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सेकंड देखिए, तो पहली चीज तो हम स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में भी आते हैं और सेंटर के ज्यूरिडिक्शन में भी आते हैं। ठीक है, जैसे लॉकडाउन, ठीक है, जैसे जब कोरोना आया था तो लॉकडाउन लगा था, तो पूरे देश में लगा था, पूरे भारत में लगा था ना। लेकिन अभी जैसे बीच में दिल्ली में क्या हुआ था, पॉल्यूशन बढ़ने लगा था, तो क्या हुआ था, दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स बंद कर दिए गए थे। तो उत्तर प्रदेश में सारे स्कूल्स नहीं बंद किए गए थे, कुछ जगहों के स्कूल्स क्या थे, वो बंद किए गए थे। देखिए नेक्स्ट, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स एंड द टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, यानी जो रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, जो इनको अधिकार दिए हैं गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स को, ये कहां पर लिखे गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। यानी कोई भी अपनी मर्जी से कानून नहीं बनाएगा, ठीक है, इसके लिए नियम आधारित किए गए हैं और नियमों के आधार पर ही सब कुछ किया जाएगा। थर्ड देखिए, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज। इसका अभी हमने एग्जांपल देखा था एमसीक्यू में, ठीक है, कि अगर आपको अगर फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, अगर कोई बदलाव करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना है, तो आप अकेले नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए बेटा? आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जरूरत पड़ेगी। सो सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ऐसा कोई बदलाव होता है कि आप संविधान में बदलाव कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए यह जरूरी है कि आप दोनों लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फोर्थ देखिए, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर मान लीजिए कभी बीच में सेंटर और स्टेट के बीच में मसला हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो इसको कौन सॉल्व करेगा? इसको सॉल्व करेगा जुडिशरी, न्यायालय इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। कोर्ट विल हैव द पावर। सोर्स, इसके अलावा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सोर्सेज खासकर जो पैसा है, ठीक है, पैसे के ऊपर सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी बता रखा है कि सभी के पास क्या है? ऑटोनॉमी फाइनेंशियल है, ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है जो कि हर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को दे रखा है, ठीक है। तो ये फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म है, ये आपको याद रखने हैं बेटा। 3 नंबर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो आपको कोई भी 3 फीचर आपको इसमें से अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? अनदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री हम क्यों मानते हैं? तो मैंने बताया था कि इंडिया में जो वर्ड फेडरेशन है वो कहीं नहीं लिखा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड कहीं नहीं लिखा गया है। फिर भी देखते हैं क्यों है, क्योंकि हमारे यहां पर 2 और 2 से ज्यादा लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। हमें पहले फीचर्स, अगर आपको फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म याद है ना, तो आप इसका आंसर आराम से लिख देंगे। देखिए पहले देखते हैं, हमारे पास क्या है? 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट है ना, ठीक है, सेंटर है, स्टेट है और पंचायत है, तो 3 लेवल्स है हमारे यहां पर। दूसरा क्या है? हर लेवल को क्या है? हर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिडिक्शन है इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इवन दो दे गवर्न द सेम सिटीजन। भले ही सब सेम सिटीजन को गवर्न कर रहे हैं, सब भारतीय नागरिक को ही गवर्न कर रहे हैं, लेकिन सबका ज्यूरिडिक्शन क्या है? सबका ज्यूरिडिक्शन अलग अलग है बेटा। पावर और फंक्शन, सभी गवर्नमेंट के जितने भी अलग अलग लेवल के जो गवर्नमेंट के जो पावर और फंक्शन है वो कहां लिखे गए हैं? वो संविधान में लिखे गए हैं, ठीक है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो कौन सॉल्व करेगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। अगर 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो गई, सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, तो कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। फिर देखिए, फंडामेंटल प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कैन नॉट, ठीक है, फंडामेंटल प्रोविजंस यानी अगर आपको कोई भी बदलाव संविधान में करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में करना है, उसके लिए क्या चाहिए? आपको मेजॉरिटी चाहिए, तो वो भी है, ठीक है, वो भी हमारे पास है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को डिवाइड कर रखे हैं। एंड देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट लेवल, और एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि भले ही हमें सामने से दिखता हो कि कितने बुरे दुश्मन हैं एक दूसरे के, लेकिन क्या कहते हैं? चोर चोर मुसेरा भाई, ठीक है। तो भले ही हमें देखने में दूर से लगता हो कि दुश्मन है, लेकिन सबके बीच में क्या है? एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, ठीक है। एक मूवी थी, ठीक है, उसमें डायलॉग था कि उसका ना एक मिनिस्टर का लड़का खो जाता है, ठीक है, तो किडनैप हो जाता है, मदारी, ठीक है, उस मूवी का नाम था मदारी। तो उसमें ना वो पूछते कि अच्छा किसी पॉलिटिशियन ने तो किडनैप नहीं किया, तो उसमें डायलॉग मारता कि नहीं, कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता कभी भी, ठीक है। तो यही है, ठीक है, भले हमें दूर से देखने में लगता हो, लेकिन सभी के बीच में क्या है? एक म्यूचुअल ट्रस्ट है। जैसे लॉकडाउन में हुआ था, जब देश में संकट आया था, तो सभी गवर्नमेंट ने आदेश माना था कि हाँ भाई ऐसी समस्या है और हमें क्या करना चाहिए? हमें संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये देख लीजिए। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है? ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और मे हैव सम सब यूनिट्स, या एक ही लेवल हो गया और उसके छोटे छोटे सब यूनिट्स होंगे।
फेडरलिज्म में क्या है, 2 और 2 से ज्यादा लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इफ प्रेजेंट द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सब यूनिट्स हैं तो इनको गवर्नमेंट का फाइनल ऑर्डर मानना पड़ेगा। यहां पर क्या है, ऑल द लेवल हैव देयर ओन एरिया। यहां पर क्या है, फेडरलिज्म में क्या है, सबका अपना अपना एरिया ऑफ जुरिडिक्शन बटा हुआ है, ठीक है। और यहां पर कोई सब ऑर्डिनेशन नहीं है। यहां देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। यहां क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को ऑर्डर पास कर देता है। यहां क्या है फेडरलिज्म में, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जबरदस्ती किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। और देखिए फोर्थ, यूनिटरी सिस्टम में क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट पोजेस नो पावर। यहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती। यहां पर क्या है, फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट के पास उनकी अपनी खुद की पावर होती है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जामिन द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम इन इंडिया को बताना है, क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। दैट इज हमारे यहां पर कौन सा सिस्टम है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है बेटा, ठीक है। और इस मतलब क्वेश्चन क्या है कि हमें रोल बताना है कॉन्स्टिट्यूशन का इन फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो पहला क्या है, एक तो हमारा फेडरलिज्म क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अकोमोडेट डाइवर्स रिलीजियन एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। यानी डाइवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियंस को, ठीक है, डाइवर्स रिलीजन को अकोमोडेट करके रखना, एक साथ जोड़ के रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टू टेकन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1992। 1992 में क्या हुआ था, आइए देखते हैं। अ मेजर स्टेप टेकन, ठीक है। अगर आप 1992 में याद करेंगे बेटा, तो 1992 में क्या हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, जहां पर हमने क्या बनाया था, लोकल गवर्नमेंट बनाया था, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट बनाया था। देखिए, अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। 1992 में क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। यानी इसमें क्या किया गया कि जो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको मोर पावरफुल और मोर इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई। द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर एज फॉलोज। क्या क्या बदलाव किए गए, टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस अंडर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैज बीन मेड, ठीक है, कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनके क्या होने चाहिए, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। दूसरा क्या किया गया, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, सीट्स रिजर्व की गई किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और थर्ड क्या किया गया, 1/3 दैट इज 33% ऑफ सीट्स क्या की गई, महिलाओं के लिए रिजर्व की गई, ठीक है। देख लीजिए एक बार आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए। कल्चरल रिचनेस, सबसे पहले क्या होता है, कल्चरल रिचनेस होती है। इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स इट्स रिच कल्चर हेरिटेज विद लैंग्वेजेस रिप्रेजेंटिंग वेरियस रीजन्स, एथनिसिटीज एंड ट्रेडिशंस। जो हमारे यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, वो क्या है हमारा, वो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। जिसमें क्या है, हम लोग वेरियस रीजन्स को, अलग अलग रीजन्स को, अगर आप साउथ में जाएंगे तो आप साउथ इंडियन लैंग्वेज सुनेंगे, आप नॉर्थ में आएंगे, ठीक है, तो आप गालियां सुनेंगे, अच्छा नहीं गालियां नहीं सुनेंगे, ठीक है, आप हिंदी भाषा ज्यादा सुनेंगे, ठीक है। अगर आप ठीक है, अगर आप बंगाल में जाएंगे, ठीक है, तो आप बंगाली भाषा सुनेंगे, मीठी मीठी भाषा सुनेंगे। आप कहीं और जाएंगे, आप हरियाणा में जाएंगे, तो वहां पर आपको अलग भाषा सुनने को मिलेगी। तो क्या है, हमारे यहाँ पर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज क्या है, एक रिच कल्चर है हमारा, ठीक है, जो कि वेरियस रीजन्स को दर्शाता है, वेरियस एथनिटीज को दर्शाता है और वेरियस ट्रेडिशंस को भी दर्शाता है, ठीक है। सेकंड देखिए, इंक्लूसिविटी, ठीक है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी प्रमोट्स क्या करती है, इंक्लूसिविटी बाय अलाउइंग पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन देयर नेटिव टंग्स। इंक्लूसिविटी मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है, एक तरीके से आपको फ्रीडम मिलता है अपनी भाषा बोलने का, अपने कल्चर को प्रमोट करने का, ठीक है।
टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन देयर नेटिव टंग। बहुत सारे लोग क्या है, अगर कहीं आप कहीं जाते हैं तो हर इंसान क्या करता है, जैसे आप बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स जब कभी विदेशी लोग इंडिया में आते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, नमस्ते, तो वो भी हमें क्या करते हैं, नमस्ते, नमस्ते इंडिया, ऐसे करते हैं ना। तो दैट इज, ये हमारा कल्चर है कि हम लोग क्या करते हैं, जब कोई आता है हमारे यहाँ पे तो हम ऐसे कहते हैं नमस्ते, ठीक है, तो हमारा कल्चर है। आप कहीं और जाएंगे किसी और मतलब हमारे यहाँ पर नमस्ते बोलते हैं, ठीक है। आप दिल्ली एनसीआर में जाएंगे तो आपको बोला जाएगा देख के चला भाई, ठीक है, हो सकता है 2-3, ठीक है, नाउन प्रोनाउन वाली गालियां भी इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। और कहीं और जाएंगे तो आपको अलग तरीके की लैंग्वेज मिलेगी। आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको खम्मा गणी बोलेंगे, है ना। तो हर जगह पर अलग अलग है, ठीक है। बिहार में जाएंगे तो आपसे पूछेंगे का भाई, ठीक है, कैसे हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं। आप अपने क्या करते हैं, हम लोग अपने लैंग्वेजेस को क्या करते हैं, नेटिव लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं, बोल सकते हैं हम लोग। फॉस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो कि हमारी बिलोंगिंग दर्शाती है। आप इंसान को कैसे पहचानेंगे, आप उसकी भाषा से ही तो पहचानेंगे, ठीक है। आप कहीं पर गए, आप उस इंसान को, अगर वो इंसान गूंगा नहीं बोल सकता तो आप कैसे उसको पहचानेंगे। लेकिन जैसे उसने बोल दिया ओह देख के चला भाई, तो आप एकदम पहचान जाएंगे दिल्ली का लड़का है, या आप देख के पहचान जाएंगे गाजियाबाद का है या नोएडा का है, ठीक है। तो ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है एंड प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी, और हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को भी क्या करता है, ये प्रिजर्व करके रखता है, बचा के रखता है। अगर हम लोग अपनी कल्चरल लैंग्वेजेस को भूल जाएंगे ना, अपने कल्चर को भूल जाएंगे, तो किस चीज को प्रिजर्व करेंगे। हमारा कल्चर ही तो हमारी खासियत है। फिर क्या है, कम्युनिकेशन देखिए, विद ओवर 1600 लैंग्वेजेस स्पोकन इंडिया, हमारे भारत में 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। कभी सोचा आपने, ठीक है। हमें कौन सी आती है, हमें एक ही आती है, हमें हिंदी आती है ना, और भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 1600 भाषाएं हमारे यहाँ पर। विद ओवर 1600 लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, वो क्या करती है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज, ठीक है। फैसिलिटेट करती है कम्युनिकेशन जो कि डाइवर्स कम्युनिटीज के साथ, ठीक है। एनेबलिंग इंटरेक्शन, हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, ट्रेड करते हैं, एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस द कंट्री, और हम लोग कोलैबोरेशन भी करते हैं। आज की डेट में आप देखिए बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में पंजाबी गाने गाए जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके का रिच कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। ये क्या, हम लोग लैंग्वेजेस को भी क्या कर रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेजेस को भी प्रमोट कर रहे हैं दूसरी तरफ, ठीक है। बहुत अभी देखिए, आप अगर दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं तो हम लोग बॉलीवुड गानों पे कम नाचते हैं, हम लोग भोजपुरी गानों पे ज्यादा नाचते हैं, है ना। हमें भोजपुरी गानों पे नाचने का ज्यादा मजा आता है एज कंपेयर टू, ठीक है, बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन को, ठीक है, डाइवर्स कर रहे हैं, इंटरेक्शंस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए, द फ्यूजन ऑफ लैंग्वेज एज यूनिफाइड द इंटरेस्ट, ठीक है, ये इसके बारे में हमने बता दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। द फ्यूजन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का फ्यूजन क्या करता है, हैज यूनाइटेड द कंट्री, इंडिया की कंट्री को क्या कर रखा है, यूनाइट कर रखा है इनटू वन कल्चरल एंटिटी। किस चीज में यूनाइट कर रखा है, वन कल्चरल एंटिटी में यूनाइट कर रखा है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए। द स्टेटमेंट, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, मींस दैट द डाइवर्स लैंग्वेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया हैव blended together to create a shared sense of national identity, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, कल्चर को ब्लेंड कर दिया है, ठीक है, मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो कई बार हम लोग हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश ज्यादातर हम लोग बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं। यू गो के साथ कहां जा रहे हो, ठीक है। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लैंग्वेजेस को अलग अलग मिक्स कर देते हैं, और ये हमारी आइडेंटिटी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, दिस फ्यूजन कैन बी सीन इन बॉलीवुड मूवीज। हाँ, बॉलीवुड मूवीज, क्या बात है सर, हम पेपर में बॉलीवुड मूवीज के बारे में भी लिख सकते हैं बेटा। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आपकी नॉलेज यानी आपके विचारों को समझा जाता है। हमारे यहां पर आज भी देखिए सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लाया ताकि एक इंडिविजुअल, एक बच्चा अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर सके, ठीक है, आप अपने ब्रेन के विचारों को बाहर रख सके। लेकिन हम आज भी उस चीज के ऊपर स्पून फीडिंग कर रहे हैं। स्पून फीडिंग तो 8th क्लास तक चल रही थी ना, अभी भी हम उस चीज की स्पून फीडिंग कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों को पूरा पेपर बता दो।
लीक कर दो पेपर। क्या होता है यार, पेपर लीक करना क्या होता है? आप बच्चे को ब्रेन ही उसका इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। देखिए जैसे वन एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे फ्यूजन बॉलीवुड फिल्म्स, ठीक है। मैं आपको आंसर लिखने का बता रहा हूं किस तरीके से लिखा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा इसको छाप के आना है। आप खुद सोचिए, ठीक है, कि हमारी जो लैंग्वेजेस का फ्यूजन है उसको, उसने इंडिया को कैसे यूनाइट कर रखा है एक कल्चर में, ठीक है। तो आप खुद सोचिए। देखिए फॉर एग्जांपल बॉलीवुड मूवीज आर नोन एज इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। बॉलीवुड मूवीज में आप क्या देखते हैं? मल्टीपल कल्चर्स देखते हैं, लैंग्वेजेस देखते हैं, म्यूजिकल स्टाइल देखते हैं, ऑफ्टन फ्यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश विद रीजनल लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक। आप बहुत सारी साउथ इंडियन मूवीज देखिए, सब क्या किया जाता है? हिंदी में डब करके हम लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या, ये फ्यूजन ही तो है। द ब्लेंड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट हैज बीन सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ बॉलीवुड। सही, हमने बॉलीवुड का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि बॉलीवुड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि बॉलीवुड में आप देखिए हिंदी मूवीज में, ठीक है, हर आप देखते हैं सैड सॉन्ग भी आते हैं, रोमांटिक सॉन्ग भी आते हैं, डिस्को सॉन्ग भी आते हैं, हर तरीके के गाने आते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? उनको एंजॉय भी करते हैं। साउथ इंडियन मूवीज इतनी ज्यादा हमारे यहां पर पॉपुलर होने लगी, सब पुष्पा बन के घूम रहे हैं, ठीक है। एंड हेल्प देम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी अमंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये भले ही अलग अलग कल्चर्स के हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रखा है? हम लोगों को एक साथ एक कल्चर, वन कल्चर आइडेंटिटी में जोड़ रखा है। भले ही हम अलग अलग देश के, हम लोग अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। Additionally, the popularity of Bollywood films has helped to spread Indian culture. इसके अलावा बॉलीवुड फिल्म्स ने क्या किया है? इंडियन कल्चर को क्या किया है? एक्सप्रेस किया है, स्प्रेड किया है, फैलाया भी है। एंड लैंग्वेज टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और भारत के बहुत सारे देशों में, ठीक है, इंडियन फिल्म्स देखी जाती हैं। आप कभी रशिया जाइए, वहां पर आप सुनिए, वहां पर दे लव राज कपूर, ठीक है। फर्दर स्ट्रेंथनिंग द आइडिया। और इससे और क्या होता है? हमारे इंडिया का जो कल्चर है, हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, उसको और स्प्रेड किया जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। और इससे क्या होता है? हमारा जो आइडिया ऑफ यूनिफाइड कल्चर का जो आइडिया है, ठीक है, वो और मजबूत होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाई डू वी नीड इट? ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब सेंटर और स्टेट की पावर क्या कर दी जाती है? लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका व्हाई डू वी नीड इट? इट स्ट्रेंथ द डेमोक्रेसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर्स, ठीक है। इससे क्या होता है? ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ, ताकत देता है, जिससे क्या होती है? पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर, जब हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट पावर्स दे देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है? बहुत स्ट्रेंथन होने लगती है। और क्या है? अ ह्यूज नंबर ऑफ इश्यूज। जैसे अब मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल और क्या हो सकता है कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये अभी हमारे भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर आपकी प्रॉब्लम को जानते हैं? क्या श्री नरेंद्र मोदी जी आपकी समस्याओं को जानते हैं? नहीं जानते ना। आपकी समस्याओं को कौन जानता है? आपका लोकल पर्सन, ठीक है। आपके यहां पर जो रह रहा है उसे पता है कि आपके यहां पर क्या है, सड़क खराब है, बिजली की समस्या है, वो ज्यादा जानता है आपके बारे में। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने का एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसकी जरूरत क्या है? इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं? अ ह्यूज नंबर ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। ऐसे छोटे छोटे इश्यूज को क्या किया जाता है? लोकल लेवल पर सेटल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई सड़क खराब है, तो इसको कौन करवा सकता है? जो लोकल लेवल का, जो लोकल गवर्नमेंट का जो पर्सन होगा वो करवा सकता है, क्योंकि वो आपके साथ रहता है, वो आपको जानता है, ठीक है। एज दे हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी, क्योंकि उसको आइडिया है कि आपके यहां पर पैसा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली, और उसको ये पता है कि आपके यहां पर किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। यही था बेटा हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाई, ठीक है, इंडिया इज कॉल्ड अ फेडरल कंट्री, ठीक है। इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों बोला जाता है? ये कुछ इसके दोनों के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।
ठीक है, अपने माइंड को टेंशन फ्री रखिए, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा होगा वेरी गुड, अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि आपकी किस्मत में कुछ और लिखा होगा, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, एवरीथिंग विल बी गुड, उम्मीद करिए कि सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। अपने आप से ना ये वादा करिए, मैंने आपको बोला था जिस दिन प्रॉमिस डे किया था ना, उस दिन बोला था अपने आप से एक वादा करिए कि मैं अपने आप को हर रोज बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, तो उस वादे पर कायम रहिए, ठीक है। आप अपने आप को, आपने जो अपने आप से वादा किया मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा, तो कोशिश करिए कि मैं अपने आप को बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाऊंगा, ठीक है। इसी विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ध्यान रखिए अपना और टेंशन फ्री रहिए, बाय।